हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी फोर्थ वीडियो में बात करेंगे जो हमारा चैप्टर चल रहा है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जहाँ तक हमने फिनिश किया हुआ था विद चिल्ड्रन एंड वुमेन ऑल एंगेज्ड इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस, जहाँ पर हमने अपनी एंडिंग जो थी वो की हुई थी। हाँ, दिस वन हियर। आगे हम पढ़ेंगे सून हाउ एवर इन मैनी वीविंग विलेजेस देयर वर रिपोर्ट्स ऑफ क्लैशेस बिटवीन वीवर्स एंड गुमास्ता। कहता कि मैंने वीविंग विलेजेस जो थे जहाँ बुनती का काम जिन गाँव में किया जाता था, रिपोर्ट्स ये आ रही थी कि उनके बीच में क्लैश हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। किन के बीच में? वीवर्स में एंड गुमास्तास के बीच में। अर्लियर सप्लाई मर्चेंट्स हैड वेरी ऑफन लिव्ड विद इन द वीविंग विलेजेस एंड हैड ए क्लोज रिलेशनशिप विद द वीवर्स लुकिंग आफ्टर देयर नीड्स एंड हेल्पिंग देम इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। पहले क्या कहते होता था कि जितने भी सप्लाई वाले मर्चेंट थे ना, ये वेरी ऑफन लिव्ड विद इन द वीविंग, ठीक है, तो वीविंग विलेजेस के पास से रहते थे। क्लोज रिलेशनशिप था इनका वीवर्स के साथ, उनकी हर नीड्स के प्रति उनका ध्यान था। एंड हेल्पिंग दैम इन टाइम ऑफ क्राइसिस, तो क्राइसिस के समय पर उनकी मदद भी वो करते थे, कोई प्रॉब्लम पड़ गई है तो। द न्यू गोमस्तास वर आउटसाइडर्स विद नो लॉन्ग टर्म सोशल लिंक विद, लेकिन जो नए गोमस्ता जो ब्रिटिश ने बना दिए थे, जे आउटसाइडर थे, बाहर के थे, और इनका कोई भी सोशल लिंक जो था विलेज के साथ नहीं था। दे एक्टेड एरोगेंटली मार्चिंग विलेजेस विद सिपॉयस एंड पियोन्स, जब बड़े अकड़गर, ठीक है, एरोगेंट बड़े अकड़े हुए, मार्च इनटू विलेजेस विद सिपाही, मार्च करते थे गाँव में अपने सिपाहियों के साथ, सिपाही वही वर्ड है जो सिपाही हम बोलते हैं, पियंस के साथ, और पनिश करते थे वीवर्स को। किस बात के लिए? डिले इन सप्लाई, ऑफन बीटिंग एंड फ्लॉगिंग देम, अक्सर उनको मारा जाता था, फ्लॉग किया जाता था, बुरा भला भी ऐसे कह सकते वो किया जाता था। जो वीवर्स समय पर जितनी सप्लाई कही जाती नहीं बनाते थे। द वीवर्स लॉस्ट द स्पेस टू बार्गेन फॉर प्राइजेस एंड सेल टू डिफरेंट बायर्स, वीवर्स ने क्या कर दिया? स्पेस टू बार्गेन प्राइसेस लॉस्ट कर गए हैं, ठीक है। उनके मन में जब बात आ गई कि हमने बार्गेन प्राइसेस के साथ नहीं करनी, तो हम बेचें किसको? डिफरेंट बायर्स को, दूसरे बायर्स को देंगे। द प्राइस दे रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी वाज मिजरेबली लो एंड द लोन्स दे हैड सेपरेट टाइड देम टू द कंपनी। ये बात उनके मन में समझ में आ गई है कि जो कंपनी हमको प्राइस दे रही है जो बहुत ही लो है, बहुत कम है, और लोन्स जो हम सेपरेट कर रहे हैं, टाइड देम टू द कंपनी, ये लोन हमको कंपनी के साथ टाइड अप कर रहे हैं, जोड़ के रख रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये बात उनको जो थी वो समझ में आ गई। सो नेक्स्ट हम पर देखते हैं। Many places in Carnatic and Bengal we deserted villages and migrated, setting up looms on the village where they had, जहाँ पर वो क्या था, वेयर दे हैड सम फैमिली रिलेशन, ठीक है। कुछ तो ऐसे थे। मैनी प्लेसेस अगर बात की जाए कर्नाटक एंड बंगाल की, वी वर डिजर्टेड विलेजर्स एंड माइग्रेटेड, सेटिंग अप लूम्स इन अदर विलेजेस वेयर दे हैड सम फैमिली, जिनके पास फैमिली रिलेशन थे वो वहाँ पर जाके क्या थे, वो सेटल जो थे वो हो गए हैं। Elsewhere weavers along with the villages traders revolted opposing the company and its official, बाकी जो थे वीवर्स उन्होंने रिवोल्ट किया इस चीज़ के बारे में, कंपनी के साथ उनका रिवोल्ट हो गया। और रिवोल्ट होने के कारण क्या था, उन्होंने क्या किया है, अपोजिंग द कंपनी एंड इट्स ऑफिशियल, कंपनी को अपोज किया और उसके ऑफिशियल्स को भी उन्होंने अपोज जो है वो किया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये काम हुआ। ओवर टाइम मैनी वीवर्स बिगैन रिफ्यूजिंग लोन्स, क्लोजिंग डाउन द वर्कशॉप एंड टेकिंग टू एग्रीकल्चर लेबर, बहुत सारे वीवर्स ऐसे जिन्होंने अपना लोन्स लेना जो था वो मना कर दिया, अपना जो वर्क जो था वर्कशॉप थी उनको बंद कर दिया, और एग्रीकल्चर लेबर की तरफ बढ़ गए कि हम एग्रीकल्चर लेबर कर लेंगे, आपके साथ काम हम नहीं करेंगे। बाय द टर्न ऑफ द 19th सेंचुरी कॉटन वीवर्स फेस्ड ए न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम, तो 19th सेंचुरी जब आ रही थी, जिसका टर्न जब हो रहा था, कॉटन वीवर्स जो थे ना, इनको नई सेट ऑफ प्रॉब्लम्स का सामना जो था वो करना पड़ रहा था। अब बात करते हैं मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। मैनचेस्टर जो है वो हिंदुस्तान में कैसे है आया, ठीक है। इन 1772 Henry Petullo, a company official, had ventured to say that the demand for Indian textiles could never reduce since no other nation produced goods of the same quality. ये हेनरी पेटुलो नाम का जो था एक ऑफिशियल कंपनी का, इसने ये बात कही है कि हिंदुस्तान की जो टेक्सटाइल है ये कभी भी रिड्यूस कम नहीं हो सकती। कारण क्या है कि ऐसे कारीगर कहीं भी नहीं है, एक बात। दूसरी कोई कंट्री ऐसी नहीं है कि जो
इतने अच्छी क्वालिटी के गुड्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकती हो, जितने अच्छे कारीगर जो थे वो हमारे थे, ठीक है। जेट बाय द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी वी सी द बिगिनिंग ऑफ ए लॉन्ग डिक्लाइन ऑफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। 19th सेंचुरी की बिगिनिंग में क्या था, हमको दिखाई पड़ा है डिक्लाइन है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया में। 1811-12 पीस गुड्स अकाउंटेड फॉर 33% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स बाय 1859 इट वाज नो मोर देन 3%, ठीक है। चलो आगे बढ़ता रहा, कम होता रहा। वाई डिड इस हैपन, ऐसा हुआ क्या, व्हाट इट्स इम्प्लीकेशंस, की इम्प्लीकेशंस जो है वो क्या आई हैं, तो वो हम देखेंगे। एज कॉटन इंडस्ट्री डेवलप्ड इन इंग्लैंड इंडस्ट्रियल ग्रुप्स बिगैन वॉरिंग अबाउट इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। जैसे कॉटन इंडस्ट्रीज कहते हैं इंग्लैंड में डेवलप होती जा रही हैं, इंडस्ट्रियल ग्रुप जो थे उनको वॉरिंग होना शुरू हो गया, ठीक है। चिंता होनी शुरू हो गई किस बात की, अबाउट इम्पोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है। दूसरी कंट्रीज में कैसे इम्पोर्ट किया जाएगा, ठीक, कैसे लिया जाएगा। दे pressurized the government to impose imports duties on cotton textiles so that Manchester goods could sell in Britain without facing any competition from outside। कुछ उन्होंने किए भी दावे, कुछ काम भी किए हैं कि जो कस्टम ड्यूटीज़ है ना वो कम की जाए कॉटन पर, ताकि जो मैनचेस्टर गुड्स हैं जे ब्रिटेन में बेची जा सकें और इनको ज़्यादा कंपटीशन बाहर का फेस जो है वो ना करना पड़े। एट द सेम टाइम इंडस्ट्रीज परसुएटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी टू सेल ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स इन इंडियन मार्केट्स एज वेल। उसी समय क्या है कि इंडस्ट्रियलिस्ट परसुएडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे ना इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में कि हम जो अपने ब्रिटिश के मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो ब्रिटिश की तैयार की जा रही गुड्स हैं, जे हिंदुस्तान के मार्केट में भी बेची जा सके। एक्सपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश कॉटन गुड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली इन द अर्ली 19th सेंचुरी। तो ब्रिटिश कॉटन गुड्स जो थी ड्रामेटिकली चेंज लेकर हुए हम 19th सेंचुरी में आगे बढ़ी है हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में। एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी देयर हैड बीन वर्चुअली नो इम्पोर्ट ऑफ कॉटन पीस गुड्स इनटू इंडियन। 18th सेंचुरी के देखा जाए ऑलमोस्ट एंड की बात वो कर रहा है। नो इम्पोर्ट ऑफ कॉटन पीस गुड्स इनटू इंडिया, ठीक है। कोई भी कॉटन पीस जो है वो इम्पोर्ट नहीं हुआ है, ठीक है, हिंदुस्तान में। बट बाई 1850 कॉटन पीस गुड्स कंस्टिट्यूटेड ओवर 31% ऑफ द वैल्यू ऑफ इंडियन इम्पोर्ट्स एंड बाय द 1870s, ठीक है। और 1870 की अगर बात की जाए द फिगर वास ओवर 50%, तो 1870 तक जो थी जो 50% तक फिगर पहुंची है। Cotton weavers India thus faced two problems at the same time. Their export market collapsed and the local market shrank, being glutted with the Manchester imports. मैनचेस्टर इंपोर्ट्स होने के कारण दो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है हमारे वीवर्स को। पहला, द लोकल मार्केट श्रैंक हो चुकी है, कम हो चुकी है, और एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स्ड हो चुकी है, ठीक है। बाहर जब एक्सपोर्ट करना चाहते थे वो हमारा कोलैप्स्ड हो चुका है। Produced by machines at lower cost, the imported cotton goods were too cheap that weavers could not easily compete with them। एक तो बात ये थी मशीन्स आ चुकी हैं, तो मशीन आ जाने के कारण हम देखें कि जो गुड्स जो बन रही हैं वो बहुत सस्ती बन रही हैं, चीप बन रही हैं। दैट वीवर्स कुड नॉट ईजिली compete, हमारे वीवर से compete नहीं कर सकते हैं। By the 1850 reports from most weaving regions of India narrated stories of decline and desolation, ठीक है। 1850 का समा जो था रिपोर्ट्स आने लगी थी वीविंग रीजन्स की तरफ से, स्टोरीज ऑफ डिक्लाइन एंड डेजोल्यूशन, कि जो वीविंग वाला प्रोसेस हमारा है जो डिक्लाइन हो रहा है, नीचे गिर रहा है, डेजोल्यूशन की तरफ जा रहा है, ख़त्म होने पतन की तरफ जा रहा है। बाय द 1860 वीवर फेस्ड ए न्यू प्रॉब्लम। 1860 का जब दशक आ चुका है तो हमारे वीवर्स को एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। दे कुड नॉट गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन ऑफ गुड क्वालिटी, क्योंकि उनको अब रॉ कॉटन जो चाहिए थी गुड क्वालिटी की वो नहीं मिल रही है, ठीक है। वैन द अमेरिकन Civil war broke out and cotton supplies from the United States were cut off. Britain turned to India। सिविल वार ब्रोक आउट हुई है, कॉटन सप्लाई जो है फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स वो कट ऑफ हुई, तो ब्रिटेन जो थे वो हिंदुस्तान की तरफ टर्न हुए, ठीक है, इनकी तरफ वापस हुए हिंदुस्तान की तरफ। एस रॉ कॉटन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज्ड, क्योंकि रॉ कॉटन द एक्सपोर्ट जो है हिंदुस्तान में बढ़ा। द प्राइस ऑफ रॉ कॉटन शॉट अप, ठीक है, प्राइस जो रॉ कॉटन के थे वो भी शॉट अप हुए, बढ़े। Weavers in India were starved of supplies and forced to buy raw cotton at exorbitant prices, ठीक है। वीवर जो हमारे हिंदुस्तान के थे वो बेचारे भूखे मर रहे थे, सप्लाईज नहीं मिल रही थी, वो फोर्स्ड हुए कि उनको प्रेशर था उनके ऊपर कि वो रॉ कॉटन को बाय करें एट एक्सॉर्बिटेंट प्राइसेस,
बड़े बड़े प्राइजेस पर जो उन्होंने तय की करके रखे हुए हैं। इन दिस सिचुएशन वीविंग कुड नॉट पे, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में वीविंग जो थी वो ज़्यादा पे नहीं हो सकती थी। देन बाय द एंड ऑफ द 19th century वीवर्स एंड अदर craftspeople faced yet another problem. Factories in India began production, flooding the market with machine goods. How could weaving industries possibly survive? एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है कि एंड ऑफ द 19th सेंचुरी जब हो रहा था, फैक्ट्रीज ने इतने ज़्यादा गुड्स तैयार किए हैं, इतने ज़्यादा मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स डाले हैं कि हमारे वीवर उनके साथ compete अप नहीं हो सकते थे, वो कैसे सर्वाइव कर सकते थे। अब बात करते हैं फैक्ट्रीज़ का माप, फैक्ट्रीज़ कैसे हिंदुस्तान में जो पहुंची हैं। The first cotton mill in Bombay came up in 1854 and it went into production 2 years later. By 1862, 4 mills were at work with 94,000 spindles and 2,150 looms। ये सारी इंडस्ट्री की बात की जा रही है कि तब क्या होने लगा था। 1854 का जो समय जब हमारे पास आ गया 1854 का, तो 1862 में मिल्स जो थी 4 थी, एट वर्क विद 94,000 स्पिंडल काम कर रहे थे और इतने हैंडलूम्स जो थे वो काम कर रहे थे। अराउंड द सेम टाइम जूट मिल्स केम अप इन बंगाल। इसी समय के दौरान जूट मिल्स जो थी वो बंगाल में आ चुकी हैं। द फर्स्ट बिंग सेटअप इन 1855 एंड अनदर वन 7 years later in 1862. In North India, the Elgin mill was started in Kanpur in 1860, and a year later, the first cotton mill of Ahmedabad was set up. By 1874, the first mining and weaving mill of Madras began production. 1874 की बात की जाए तो पहली स्पिनिंग एंड वीविंग की जो हमारी मद्रास की है, स्पिनिंग एंड वीविंग का जो एरिया है मद्रास का, उसने प्रोडक्शन बनानी शुरू कर दिया। हु सेट अप द इंडस्ट्रीज, वेयर डिड द कैपिटल कम फ्रॉम, हु केम टू वर्क इन द मिल्स, किसने सेटअप की इंडस्ट्री सारी। वेयर डिड द कैपिटल कम फ्रॉम, पैसा कहाँ से आ रहा है। हु केम टू वर्क इन द मिल्स, को कौन आ रहा है मिल्स में वर्क करने के लिए। देन इंडस्ट्री was set up in different regions by varying sorts of people. Let us see who they were. चलिए देखते हैं कौन कौन है। द हिस्ट्री ऑफ मैनी बिजनेस ग्रुप्स गोस बैक टू ट्रेड विद चाइना। इतिहास बहुत सारे बिजनेस का ये बताता है कि बिजनेस ग्रुप्स जो थे वो गोस बैक टू ट्रेड विद चाइना, वो चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए बढ़े हैं, ठीक है, दोबारा वो चाइना की तरफ बढ़े हैं। From the late 18th century, as you have read in your book last year, the British India began exporting opium to China and took tea from China to England. एक्सपोर्ट की क्या ओपियम, जो कहते हैं ना ओपियम जिसमें आ जाती है ये जो एक पर नशा ही है, ये एक्सपोर्ट किया है चाइना को, ठीक है, दिया है, ठीक है। ब्रिटिश इन इंडिया के जो थे, इंडिया में जो बैठे हैं ब्रिटिश, उनका जो काम है एक्सपोर्ट किया ओपियम टू चाइना एंड टुक टी फ्रॉम चाइना टू इंग्लैंड, और टी उन्होंने वहाँ से उठाई है अपने इंग्लैंड की तरफ ले गए। मैनी इंडियंस बिकेम जूनियर प्लेयर्स इन दिस ट्रेड, प्रोवाइडिंग फाइनेंस, procuring supplies and shipping consignments. Having earned through trade, some of these businessmen had visions of developing industrial enterprises in India. So in Bengal, Dwarkanath Tagore made his fortune in the China trade before he turned to industrial investment, setting up 6 joint stock companies in the 1830s and 1840s. Tagore's enterprise sank along with those of others in the wider business crisis of the 1840s, but later in the 19th century, many of the China traders became successful industrialists. तो 1840 का दशक जब आता जा रहा है तो चाइना के ट्रेडर्स बिकेम सक्सेसफुल इंडस्ट्रीज जो है वो बन गए हैं। इन बॉम्बे, पारसीस लाइक दिन शाह पेटिट एंड जमशेदजी नसूरवंजी टाटा, ठीक है, हु बिल्ड ह्यूज इंडस्ट्रियल एम्पायर्स इन इंडिया, जिन्होंने बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एम्पायर्स जो कह लो वो खड़ा किया हमारे हिंदुस्तान में। अकोमुलेटेड देयर इनिशियल वेल्थ पार्शली फ्रॉम एक्सपोर्ट्स टू चाइना एंड पार्शली फ्रॉम रॉ कॉटन शिपमेंट टू इंग्लैंड। कुछ जो इनिशियल वेल्थ उनकी थी, ठीक है, उनके पैसे की जो पावर जो कह सकते हैं हम, कुछ तो है एक्सपोर्ट फ्रॉम टू चाइना, जो एक्सपोर्ट वो चाइना को कर रहे हैं वहाँ से, और पार्शली कुछ हिस्सा कहाँ से है, रॉ कॉटन शिपमेंट टू इंग्लैंड, ठीक है, जो रॉ कॉटन वो शिपमेंट कर रहे हैं इंग्लैंड को, वहाँ से है। सेठ हुक्म चंद, a Marwari businessman who set up the first Indian jute mill in Calcutta in 1970, also traded with China. अब आता है सेठ हुक्मचंद का नाम, ये जो है ये आता है हमारे सामने। तो सेठ हुक्मचंद जो है एक मारवाड़ी बिजनेसमैन था, जो स्टेटा में 1817 में लगाई है, ठीक है। इसने भी चाइना के साथ जो था ट्रेड शुरू किया। सो डिड द फादर एज वेल एज ग्रैंड फादर ऑफ द फेमस इंडस्ट्रीज जी.डी. बिरला, तो फिर इसका नाम भी आ गया बिरला का, तो जे भी उन्होंने वैसा ही काम किया है। देन कैपिटल वास
accumulated through other trade networks. Some merchants from Madras traded with Burma, while others had links with the Middle East and East Africa. There were yet another commercial groups, but they were directly involved in external trade. They operated within India, carrying goods from one place to another, banking money, transferring funds between cities and financing traders. When opportunities in investment industries opened up, many of them set up factories. दूसरे ग्रुप भी कमर्शियल ग्रुप्स तो कहता वो भी थे जिन्होंने क्या किया है कि ऑपरेटर इंडिया में हो रहे थे, कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कर रहे थे, ठीक है। एंड अपॉर्चुनिटी जब इन्वेस्टमेंट्स की इंडस्ट्रीज़ की आई ओपन अप हुई, मैनी ऑफ दम सेटअप एंड बहुत सारे तो फैक्ट्रीज भी सेटअप की हैं। एस कॉलोनियल कंट्रोल ओवर इंडिया ट्रेड टाइटन, जब कॉलोनियल कंट्रोल ओवर इंडियन हो गया, ये कॉलोनियल कंट्रोल जो है इंडियन पर हो गया, ट्रेड टाइटन हुआ है, ठीक है, ट्रेड को कसा गया। द स्पेस विद इन विच इंडियन मर्चेंट कुड फंक्शन बिकेम इंक्रीजली लिमिटेड, तो इंडियन मर्चेंट जिस स्पेस में काम कर सकते उसको लिमिटेड कर दिया, कम कर दिया गया। देवर बैड फ्रॉम ट्रेडिंग विद यूरोप इन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, उनको बैड किया गया कि वो ट्रेड जो है यूरोप में नहीं कर सकते मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का, तो ये करना पड़ा, ठीक है। एंड हैड टू एक्सपोर्ट मोस्टली रॉ मटेरियल एंड फूड ग्रेन्स, रॉ कॉटन, ओपियम, वीट एंड इंडिगो रिक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश। दे वर आल्सो ग्रेजुअली एड्स आउट ऑफ द शिपिंग बिजनेस। चलिए टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात की जाए, ठीक है, कहता फर्स्ट वर्ल्ड वार की हम बात करते हैं। European managing agencies in fact control a large sector of Indian industries. There are of the biggest ones were Bird, Higler and Company, Andrew Yule and Jardine Skinner and Company. These agencies mobilized capital, set up joint stock companies and managed them. In most instances, Indian financiers provided the capital while the European agencies made all investment and business decisions. मोस्ट इसमें कहता है इंडियन फाइनेंसर्स से प्रोवाइडेड द कैपिटल, इंडियन फाइनेंसर्स को क्या है कैपिटल जो है वो प्रोवाइड की जाती थी, वाइल द यूरोपियन कैपिटल प्रोवाइड कर दो इंडियन फाइनेंसर्स को। यूरोपियन एजेंसीज मेड ऑल इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस डिसीजन, और यूरोपियन एजेंसी जितनी थी सारे के सारी इन्वेस्टमेंट करती थी और बिजनेस डिसीजंस भी वही लेते थे। द यूरोपियन मर्चेंट इंडस्ट्रियलिस्ट हैड देयर ओन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स विच इंडियन बिजनेसमैन वर नॉट अलाउड टू ज्वाइन। यूरोपियन अपना वक्रे चैम्बर्स बना रहे थे कॉमर्स के रिलेटेड, इंडियन बिजनेसमैन को उसमें अलाउ नहीं किया जाता था। वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम, वर्कर्स कहाँ से आएंगे, ठीक है। फैक्ट्रीज नीडेड वर्कर, फैक्ट्रीज लग चुकी हैं, अब इनको क्या चाहिए, जे नीडेड वर्कर्स, इनको वर्कर्स चाहिए। विद एक्सपेंशन ऑफ फैक्ट्रीज दिस डिमांड इंक्रीज्ड, जैसे जैसे फैक्ट्रीज की एक्सपेंशन होती जा रही है ये डिमांड बढ़ रही है वर्कर की। इन 1901 देयर वर 5,84,000 workers in Indian factories. By 1946 the number was over 2 lakh 24,36,000, ठीक है जी, बनता है 2,436,000। Where did the workers come from, the workers कहाँ से आएंगे। Then 24 लाख, हाँ सॉरी 24,36,000 जो है ये बनता है एग्जैक्ट इसका, ओके। वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम, जो वर्कर्स कहाँ से आएंगे। इन मोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन्स वर्कर्स केम फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट्स अराउंड, मोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन्स की अगर बात की जाए सारे डिस्ट्रिक्ट जो पास वाली वहीं से। पीजेंट्स एंड आर्टिसंस हु फाउंड नो वर्क इन द विलेज वेंट टू द इंडस्ट्रियल सेंटर इन सर्च ऑफ वर्क, बहुत सारे पीजेंट्स जो हैं आर्टिसंस हैं वो आ रहे हैं काम की तलाश में, ठीक है, पहुंच रहे हैं। और 50% वर्कर्स इन द बॉम्बे कॉटन इंडस्ट्रीज इन 1911 केम फ्रॉम द नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ रत्नागिरी, while the mills of Kanpur got most of the textile hands from the villages within the district of Kanpur. Most often mill workers moved between the village and the city, returning to their village homes during harvest and festivals. बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो गांव छोड़ के आ रहे थे इंडस्ट्रीज में, और जब हार्वेस्ट का समय आता है, फेस्टिवल समय आता है, तब वो वापस अपने गांव में आ जाते थे। उनको पता था कि हमको कंटिन्यू जो है वो नहीं मिल पाएगी, ठीक है, सर्विस समय कंटिन्यू नहीं मिल पाएगी। Over time, in news of employment spread, workers traveled great distance in the hope of work in the mills from the United Provinces. For instance, they went to work in the textile mills of Bombay and in the jute mills of Calcutta. तो ये जहाँ पर वो पहुँचते थे बॉम्बे, टेक्सटाइल मिल्स ऑफ बॉम्बे में, जूट मिल्स ऑफ कलकत्ता। चलिए आगे। Getting jobs was always difficult even when mills multiplied and the demand for work increased. The number seeking work were always more than the jobs available. Entry into the mills was also restricted. सो मल्टीप्लाइड डिमांड फॉर वर्कर्स इंक्रीज हो रही है, तो मल्टीप्लाइड हो रहा है सारा का सारा कुछ। नंबर ऑफ सीकिंग वर्क वर ऑलवेज मोर दैन द जॉब्स अवेलेबल, तो वर्कर्स ज़्यादा हैं, जॉब्स उतनी है नहीं है।
तो मिल्स में जो रिस्ट्रिक्शन बना दी गई हैं आने की, वो भी एक इसमें कह सकते हैं हिस्सा बन सकता है। ये वाला, industries usually employed a jobber to get new recruits. Very often the jobber was an old and trusted worker. तो jobber कौन होता था? जो बूढ़ा है और ट्रस्टेड वर्कर उसको ही रखा जा रहा है। ही गॉट पीपल फ्रॉम हिस विलेज, ensured them jobs, helped them settle in the city and provided them money in times of crisis. इसका काम जो सारा था जॉबर का, क्योंकि आप विश्वास वाला आदमी अपना लगा लिया, जिसको कह सकते हो आप कि ये विश्वास वाला आदमी, इसको हम सारा काम करेंगे। विलेज में जाता था, लोगों को जॉब प्रोवाइड्स करने के बारे में बताता था और कैसे आप सिटी में सेटल हो सकते हो वो बताता था, और जब कोई आपको मुसीबत पड़ती है आपको पैसे भी दिए जाएंगे। The jobber therefore became a person with some authority and power. He began demanding money and gift for his favor and controlling the lives of workers. कंट्रोलिंग कर रहा है किन की? लाइव्स ऑफ वर्कर्स की। वर्कर्स लाइफ को कंट्रोलिंग करने इसके हाथ में दे दी गई, किसके? जॉबर के। द नंबर ऑफ फैक्ट्री वर्कर इंक्रीज्ड ओवर टाइम, हाउएवर एज यू विल सी देयर वर ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स। चलिए इसके आगे हम रीड करते हैं। ये कुछ वो स्पिनर एट वर्क एंड अहमदाबाद मिलके जो स्पिनर जो है वो बताए गए हैं। से गोल गोल घुमाने का काम जब लेडीज लगी हुई हैं, जो कुछ और लगे हैं, जो सारे के सारे जो इंडिकेट जो है वो कर रहे हैं। देन आई थिंक वी हैव टू स्टॉप अप टू हियर। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे कि हमारा क्या वर्क आता है। ठीक है, ओके देन, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।